जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड की स्कीम ज्यादा हो गई है, क्या करें, क्या है सही तरीका। आज की वीडियो के अंदर इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय आप जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो इस लिहाज से मेरा एक काम बनता है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है उसे मैं आपके लिए सुपर इजी बना दूं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और चाहते हैं मेरे माध्यम से जुड़ करके इन्वेस्ट करना, तो डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिख रहा है। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से मुझसे आप जुड़ सकते हैं। आज देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड की प्रोसेस है वो सारी ऑनलाइन हो गई है। तो आप देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं, और अगर आप चाह रहे होंगे कि मैं आपकी इसमें मदद करूं, मेरे माध्यम से आप इन्वेस्ट करें, तो आप बेहिचक इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास दो तरह की सर्विसेज हैं, एक लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट और दूसरा अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि आज की हमारी वीडियो का विषय ये है कि अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड की स्कीम ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है सही तरीका। यानी कि आज के वीडियो के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं तो कैसे उन्हें हम सही तरीके से कम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास एक शानदार ऑप्शन है जिसे हम स्विच के नाम से जानते हैं। तो अगर आप स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो एक फंड को दूसरे फंड में बड़े ही आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विच करके अपने पोर्टफोलियो से फंड कम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर इन 5 बातों को ध्यान में रख करके ये काम करेंगे तो बड़ी आसानी से और सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो इन्हीं 5 विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 2 बातें मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोच के साथ में चलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फंड ज़्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उन्हीं फंड के साथ में चलना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप कम कर ही दीजिए। अगर आपको लगता है तो कम कीजिए, वरना आप अपने सोच के साथ में जा सकते हैं। अब क्योंकि ये जो वीडियो है ऐसी वीडियो है जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको फंड कम कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको फंड कम करना ही नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय भी जाया यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा, ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमें लिमिटेड फंड के साथ में जाना चाहिए, जैसी मेरी भी सोच है, मेरा भी मानना यही है कि हमें नंबर ऑफ फंड लिमिटेड रखना चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो 5 फंड सफिशिएंट है, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए के आसपास में है तो 10 फंड भी सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा फंड हमें रखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर मेरे सोच के साथ में है या फिर आप इस वीडियो के साथ में है तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ फंड ज़्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका इस वीडियो में समय ही जाया होने वाला है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल कि आखिर हमारे पास नंबर ऑफ फंड ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक कारण है कि मैं या फिर मेरे जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जब भी नया फंड आता है तो उसके बारे में आपको वीडियो बना करके बताते हैं। बीच बीच में पुराने फंड का भी रिव्यू वीडियो देते हैं, कभी कभी टॉप फंड का भी वीडियो आता है। तो ऐसे में खास करके जो नए लोग हैं ना, वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं इस तरह की वीडियो को देख करके। उनको लगता है कि भाई ये जो फंड इन्फ्लुएंसर ने बताया है ये हमारे फोलियो में होना ही चाहिए। वो अपने पोर्टफोलियो में इसी तरह से फंड ऐड करते जाते हैं और एक दिन उनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो 2 बातों का ध्यान आप यहाँ पे रखिए। सबसे पहले ये आप देखिए कि ये जो फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखने जा रहे हैं, क्या ये फंड जो है आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। दूसरा, ये जो फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखने जा रहे हैं, इस फंड के लिए आपके पोर्टफोलियो में जगह है। इन दोनों ही सवालों का जवाब अगर हाँ है तभी आपको रखना चाहिए, वरना आप तो हर हफ्ते हर दिन इस तरह की वीडियो देखेंगे तो क्या इस तरह की वीडियो देख देख करके हमेशा आपके अपने पोर्टफोलियो में नया नया फंड ऐड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है उनको साल भर 2 साल में रिव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो फंड है वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उससे एग्जिट कीजिए और नया फंड ऐड कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उस फंड को भी रखा है और एक और फंड ले लिया, अगले साल एक और फंड ले लीजिए, तो ऐसे में भी आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड बढ़ जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि अगर हमें अपने फोलियो से फंड कम करना है और स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होते हैं फिजिकल मूड में और दूसरे होते हैं डीमेट मूड में। फिजिकल मूड में सिर्फ वो म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं जिनको हम बैंक में जा करके फॉर्म भर के म्यूचुअल फंड लेते हैं, वो भी फिजिकल मूड में ही होते हैं।
और ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको हम म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर ऑफिशियल ऐप के माध्यम से लेते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रार हैं या फिर जो ट्रांसफर एजेंट है जैसे KRA हैं, उनकी भी कुछ ऐप है, जैसे में कैप फिनटेक हो गया या फिर कैम्स हो गया या फिर MF सेंट्रल ऐप हो गया। इस तरह के ऐप से भी जो हम म्यूचुअल फंड लेते हैं वो भी फिजिकल मोड में ही होते हैं। और दूसरे होते हैं डीमेट मोड में, यानी कि डीमेट अकाउंट खुला लिया, उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, उसमें हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो डीमेट मोड में होते हैं। तो देखिए, अगर आप फिजिकल मोड से डीमेट मोड में जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए हो सकता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर इसको ना कर पाए। इसलिए मैं बोलूंगा कि फिजिकल मोड को फिजिकल मोड में ही रहने दीजिए और डीमेट मोड को डीमेट मोड में ही रहने दीजिए, वहीं से आप स्विच कीजिए। डीमेट मोड से डीमेट मोड में ही स्विच कर दीजिए और फिजिकल मोड से फिजिकल मोड में ही स्विच कर दीजिए। इन दोनों ही जगह पर आपको स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। डीमेट मोड में भी अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे तो वहां पे भी सभी फंड में आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा और फिजिकल मोड में भी स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, तो ऐसा करके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फिजिकल से डीमेट में करें, डीमेट से फिजिकल में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। जिस मूड में होगा उसी मूड में आप स्विच कीजिएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा बात, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सेम AMC में ही स्विच कर पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास SBI का म्यूचुअल फंड है तो हम उसको HDFC के म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं कर पाएंगे, उसको हम SBI में ही स्विच करेंगे। जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास SBI की तरफ से 4 म्यूचुअल फंड की स्कीम है। मान लीजिए एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। अब हमें लगता है कि इस AMC का जो है ना, हमें एक ही फंड रखना चाहिए था और एक ही फंड हमें अच्छा लग रहा है और हमें मिड कैप फंड रखना चाहिए था। तो बाकी के जो 3 फंड है उस मिड कैप फंड में आप आसानी से स्विच कर पाएंगे। आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही उस फंड पर क्लिक करेंगे तो रिडीम, स्विच, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्विच आउट इसमें से करना है फंड में से। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप फंड है तो वहां से स्विच आउट करना है और SBI मैग्ना मिड कैप फंड में स्विच इन करना है, वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा। इतना ही आपको करना है। तो इस तरह से 4 फंड से सीधे ही आपके पास एक फंड हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने SBI का मिड कैप रख लीजिए, इसी तरह से किसी फंड हाउस के पास हमारे पास फिर से 2-3 फंड है, वहां पे भी स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड है, और हमें लग रहा है कि जो सेकंड AMC है इसका हमें सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए। तो वहां पे हमने स्मॉल कैप, मिड कैप से स्विच करके फ्लेक्सी कैप फंड में कर दिया। इसी तरह से एक और AMC है हमारे पास जिसके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फिर से है, वहां पे हमें ये लग रहा है कि इस फंड हाउस का जो है ना स्मॉल कैप फंड अच्छा है, तो वहां पे फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड को स्मॉल कैप फंड में स्विच कर दिया। तो इस तरह से देख करके आप फंड को स्विच करके आप अपने पोर्टफोलियो से अच्छा खासा फंड कम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि किस किस AMC का फंड है आपके पास, उन AMC में सबसे अच्छा करने वाले कौन कौन से फंड है, तो उन्हीं में आप सारा फंड ऐड कर दीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि पोर्टफोलियो का जो डिजाइन है वो बिगड़े नहीं, आपके पास स्मॉल कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड भी होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रख करके आप स्विच कर दीजिए। एक AMC में अगर 3-4 फंड है तो उसको कम करके 1 कर लीजिए या फिर 2 कर लीजिए, क्योंकि एक सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो एक AMC का हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 फंड होना चाहिए, एक फंड है तो अच्छा और बात है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रख करके आप स्विच कीजिए, तो हम सेम फंड में ही स्विच कर पाएंगे, अदर फंड में हम स्विच नहीं कर पाएंगे। अगर अदर फंड में हमें पैसा डालना है तो उस फंड से हमें पैसा निकालना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम फंड में हम स्विच कर पाते हैं, ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाता है। तीसरा, हमेशा हमें एग्जिट लोड के पीरियड का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अभी हमने फिलहाल में किसी फंड में इन्वेस्ट किया है, आप जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड की स्कीम का एग्जिट लोड का पीरियड अलग अलग होता है, किसी में 15 दिन होता है, किसी में महीने दिन, किसी में 6 महीने, किसी में साल भर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस फंड में इन्वेस्ट किए हुए मुझे कितना समय हो रहा है। अब मान लीजिए किसी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है और लगभग 10 महीने के आसपास हो रहा है और उसमें एग्जिट लोड का जो पीरियड है वो 1 साल का है, तो 2 महीने और रुक जाइए आप। तो अगर आप 2 महीने रुक करके इन्वेस्ट करेंगे, स्विच करेंगे, तो आपको जो एग्जिट लोड लगने वाला था वो आपको नहीं लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें 15 दिन का ही एग्जिट लोड का पीरियड था और 2-3 महीना हो गया, तो बड़े आसानी से आप उसको स्विच कर दीजिए। तो एग्जिट लोड का भी जो खर्चा है जो लगभग 1% के आसपास होता है उसको भी आपको बचाना है, क्योंकि 1% मायने रखता है, 1% एक बड़ी रकम होती है। चौथा, आपको टैक्सेशन का भी ध्यान रखना है। जब भी आप स्विच कर रहे हैं तो टैक्सेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्विच करना और रिडीम करना दोनों एक ही तरह से कंसीडर होते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में आपके इन्वेस्टमेंट को बेचना ही माना जाता है, यानी कि सेल करना ही माना जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास SBI के 2 फंड है,
एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है और एसबीआई का मिड कैप फंड भी है, 2 फंड है। लेकिन आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब उसकी वैल्यू जो बढ़ करके है वो 10 लाख रुपए हो गई है और अब आप चाहते हैं कि मैं इस फंड को मिड कैप फंड में स्विच कर दूं। तो जैसे ही आप स्विच करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करना माना जाएगा, बेचना माना जाएगा। यानी कि आपको जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करना माना जाएगा। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिड कैप फंड में होगा वो 10 लाख रुपए का होगा। 5 लाख रुपए आपने जो गेन किया है वो और 5 लाख रुपए आपका जो मूलधन है वो। तो ऐसे में जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय आपको ये बताना होगा या फिर आपके आईटीआर में दिख भी जाएगा कि आप 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किए हैं। तो अगर आप स्विच भी करते हैं तो उसको प्रॉफिट बुक करना ही माना जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जितना भी आप टैक्स बचा सकते हैं वो टैक्स को बचाइए, या फिर अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा कैपिटल गेन हो गया है तो ऐसा कीजिए कि हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसा यानी कि थोड़ा थोड़ा सा फंड स्विच कीजिए ताकि हम टैक्स के दायरे में ना आए। तो इस बात का भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो टैक्सेशन को भी ध्यान में रख कर चलना है क्योंकि स्विच करना को बेचना ही माना जाता है। ठीक है, अब हम 5वां पॉइंट देख लेते हैं कि अगर हम स्विच कर रहे हैं तो जो भी फंड से हम स्विच आउट कर रहे हैं, यानी कि जिस फंड से हमारा पैसा निकलेगा, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उससे हमको पैसा निकालना है और एसबीआई के मिड कैप फंड में हमको पैसा डालना है। तो मान लीजिए कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में पैसा निकल रहा है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन चालू है, लमसम है या फिर नहीं है, या फिर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जिस फंड से हमारा पैसा निकल रहा है उसमें एसआईपी हो रहा है कि नहीं, लमसम हो रहा है कि नहीं, एसटीपी हो रहा है कि नहीं, या फिर इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है क्या, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस फंड से पैसा निकल करके जिस फंड में स्विच इन होगा, जिसमें हमारा पैसा जाएगा, वहां पे कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि जिस फंड में हमारा पैसा स्विच इन हो रहा है उसमें लमसम का ऑप्शन चालू है, तो हम चाहे तो सारा ही पैसा एक ही बार में अपना स्विच कर सकते हैं। लेकिन जिस फंड में हमारा पैसा स्विच इन हो रहा है उसमें लमसम चालू नहीं है, सिर्फ एसआईपी चालू है। जैसे मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं सिर्फ आप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं, टाटा में भी एसआईपी कर सकते हैं। इनमें टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है इनमें एसआईपी कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते हैं। तो उनमें जब आपको स्विच करना होगा तो फिर आप स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तब फिर आपको एसटीपी करना होगा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी पैसा है उसको 6 किस्त, 8 किस्त, 10 किस्त में आप अपना पैसा स्विच कर दीजिए, दूसरे में आपका पैसा चला जाएगा। और सपोज कीजिए जिसमें हम स्विच इन करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें हमारा पैसा जाएगा एक फंड से निकल करके दूसरे फंड में, उसमें एसआईपी भी बंद है और लमसम भी बंद है। जैसे मैं अगर बात करूं एचडीएफसी डिफेंस फंड की, तो यहाँ पे एसआईपी भी नहीं होता है, लमसम भी नहीं होता है, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ऐसे फंड में आप स्विच इन नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी फंड में हम स्विच इन कर रहे हैं कम से कम उसमें एसआईपी या फिर लमसम का ऑप्शन होना चाहिए। अगर उसमें एसआईपी का ऑप्शन है तो एसटीपी कर पाएंगे, और लमसम का ऑप्शन है तो कोई सोचना ही नहीं है, आप एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन जिस फंड से पैसा निकल रहा है, स्विच आउट हो रहा है, उसमें कौन सा ऑप्शन चालू है नहीं चालू है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस फंड में हमारा पैसा जाने वाला है उस बात से फर्क पड़ता है, उस फंड में कौन से ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल, उस बात से फर्क पड़ता है। तो इन 5 बातों को ध्यान में रख करके अगर आप स्विच करते हैं तो मेरे ख्याल से बड़े आसानी से आप स्विच कर पाएंगे, और आपके फोलियो में जो ज्यादा फंड है उनको भी आप कम कर पाएंगे। तो ये वो सारी बातें थी आज के वीडियो में, मैंने आप सभी को बताया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो सके। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने को। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।